हेलो एंड वेलकम टू कंप्यूटरोलॉजी आईएएस एकेडमी। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से जूनागढ़ का विलय, देसी रियासत में पहला हमारा देसी रियासत यहाँ पर है जूनागढ़, और जूनागढ़ का यहाँ पर क्या करेंगे यानी कि भारतीय संघ में कैसे विलय होगा इसकी प्रोसेस को पहले जानेंगे। इसके प्रोसेस को जानने के पहले अगर हम देखें तो यह जूनागढ़ कहाँ पड़ता है, यानी कि भारत के गुजरात राज्य में एक कठियावाड़ क्षेत्र है, जो कठियावाड़ क्षेत्र के उत्तर पश्चिम क्षेत्र पर यह पड़ता है, यानी कि जूनागढ़ एक तरह का देसी रियासत। ऐसे देखें तो बहुत सारे देसी रियासत हमारे भारतीय संघ में विलय हो चुके थे, लेकिन 3 ऐसे देसी रियासत था जो अपने आप में बहुत ही थुथुर था, यानी कि कहने का मतलब है कि बहुत ही बदमाश था, जो विलय नहीं होना चाहता था, ना पाकिस्तान में जाना चाहता था और ना ही वो हमारे भारतीय संघ में विलय होना चाहता था। वो अपने आप को स्वतंत्र रखना चाहता था, और यह हमारे भारतीय देखे स्वतंत्रता सेनानी या देखे तो हमारे देसी रियासतों विभाग के जो हेड थे यानी कि प्रमुख जो थे यानी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ऐसा होना नहीं चाहते थे, ऐसा होने देना नहीं चाहते थे कि इनका विलय यानी कि स्वतंत्र रूप में या अपने आप को बनाए रखें। तो फिर इसी से संबंधित हम लोग यहाँ पर इससे संबंधित सारे फैक्ट को करने वाले हैं। और इसमें पहले देखें तो सबसे पहले क्या होगा कि इनकी भौगोलिक स्थिति क्या है, और इस भौगोलिक स्थिति को देखने के बाद आप ये अंदाजा लगा लेंगे इस जूनागढ़ देसी रियासत का विलय भारतीय संघ में कितना जरूरी था। अगर इसका विलय नहीं किया गया होता तो हमारे भारतीय परिवेश के लिए या हमारे भारत देश के लिए यह कितना आफत खड़ा करने वाला था, कितना परेशानी खड़ा करने वाला था, यह आपको अंदाजा लग जाएगा इससे, इसके भौगोलिक स्थिति से। उसके बाद इसके जब भौगोलिक स्थिति करेंगे तो उसके बाद इसमें आएगा इसकी पॉलिटिकल कंडीशन, यानी कि इसके राजनीतिक स्थिति। और राजनीतिक स्थिति की जब चर्चा करेंगे तो वहाँ पर सारी एक के जो वहाँ की इतिहास है, वहाँ पर नवाब कौन था, कैसे नवाब यहाँ से भाग जाता है, क्या क्या परिस्थितियाँ आती है, इसके बारे में चर्चा करने के बाद फिर हम यहाँ पर देखेंगे कि इसका विलय जो होता है देसी रियासत यानी कि हमारे इस देसी रियासत का विलय हमारे भारतीय संघ में उसकी प्रोसेस क्या होती है, वह धीरे धीरे सारे प्रोसेस को हम बताएंगे यहाँ पर। इससे क्वेश्चन यहाँ पर प्रीलिम्स का काफ़ी यहाँ पर बनता है और उन सारे फैक्ट को जानना यहाँ पर जरूरी है। तो देखते हैं सबसे पहला यहाँ पर क्या टॉपिक आता है। जैसे सबसे पहले देखें तो जूनागढ़ रियासत में सबसे पहला है कि जूनागढ़ की भौगोलिक स्थिति क्या है। भौगोलिक स्थिति सबसे पहले यहाँ पर है कि यह कठियावाड़ के दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में स्थित था। कठियावाड़ के कहाँ, दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में यह स्थित था, और यह गुजरात का पार्ट है, आप देख रहे हैं। दूसरा है कि यह कराची से 300 किलोमीटर दूर स्थित था। कराची पाकिस्तान, वहां से यह 300 किलोमीटर दूर था, और यह जूनागढ़ उस पाकिस्तान के साथ विलय करना चाहता था, जिसके चारों तरफ देखें तो भारतीय देसी रियासत थी जो भारतीय संघ में विलय कर चुकी थी, और उसी के सीमाओं से यह घिरा हुआ था। तो यह कितना मतलब कि यह दुस्साहस करता था कि हम पाकिस्तान के साथ विलय करेंगे। और यहाँ पर देखें तो इसके चारों तरफ के जो छोटे छोटे देसी रियासत थे वह भारत संघ के साथ विलय कर चुके हैं, और यह ठाना हुआ था कि पाकिस्तान के साथ हम विलय करेंगे। यह जो आगे चलकर बहुत ही एक सिर दर्द होने वाला था, लेकिन हमारे जाने माने बहुत ही लोकप्रिय नेता सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने इस समस्या का समाधान इन्होंने किया। जनमत संग्रह कराकर इनको क्या किया, भारतीय परिसंघ में यानी कि भारतीय संघ में इसको क्या किया, विलय कराया। और इस तरह से देखें तो इसी के इतिहास से संबंधित यहाँ पर सारे फैक्ट को करना है। सबसे पहले यहाँ पर और देखें तो जूनागढ़ के सीमा में ही कुछ ऐसी रियासतें की सीमा फंसी हुई थी जो भारतीय संघ में मिल चुकी थी। मतलब कुछ ऐसी छोटे मोटे देसी रियासतें थी जो भारतीय संघ में तो मिल चुकी थी, लेकिन उनकी सीमाएं जो थी और उनकी सीमाओं का जो कंडीशन था वह देसी रियासत जूनागढ़ के साथ वह फंसा हुआ था। मतलब अगर हम उन छोटे छोटे देसी रियासतों के साथ अगर आवागमन करें तो फिर आवागमन के लिए कुछ ऐसे यहाँ पर है कि जैसे यहाँ पर कि कुछ ऐसी देसी रियासतें थी जैसे भावनगर, नवागढ़, गोडल और बड़ौदा जो भारतीय संघ में विलय कर चुकी थी। अब इन देसी रियासतों का क्या कंडीशन होता है कि इनको आपस में आवागमन करने के लिए जूनागढ़ की रियासत के साथ होकर यानी कि जूनागढ़ की रियासत जो थी उसके क्षेत्र से होकर जाना आना पड़ता था, जो आगे चलकर अगर यह जूनागढ़ रियासत अगर पाकिस्तान के साथ विलय करता और यह हमारे भारतीय छोटे छोटे देसी रियासत थे और इनकी सीमाएं इसके सीमाओं से फंसी हुई थी, तो फिर इसके लिए कितना ये सिर दर्द होता और ये लोग अपने अस्तित्व में भी क्या यहाँ पर मतलब कि इनकी
स्थिति भी क्या होती, काफ़ी डवाडोल हो जाती। इस तरह से देखें तो इनकी स्थिति को बचाने के लिए इस जूनागढ़ देशी रियासत का विलय भारतीय परिसंघ में करना कितना जरूरी था, आप इससे अंदाज लगा सकते हैं। नेक्स्ट है कि इन रियासतों में से कुछ कुछ स्थानों पर जूनागढ़ होकर ही पहुंचना संभव था। कुछ ऐसे स्थान थे इन रियासतों का, छोटे छोटे रियासतों का, जो भारतीय संघ में विलय कर चुका था। इनमें से कुछ ऐसे क्षेत्र थे, कुछ ऐसे स्थान थे जो जूनागढ़ से होकर ही गुजरता था। तो इस परिप्रेक्ष्य में देखा जाए और यह पाकिस्तान के साथ विलय करता और पाकिस्तान के यहाँ पर सब कुछ यहाँ पर प्रशासनिक कार्रवाई एक्टिविटी होती, तो फिर इनके लिए काफ़ी मुश्किल यहाँ पर हो जाता। और इस तरह से देखें तो यह बहुत बड़ा सिर दर्द होने वाला था। और लेकिन फिर भी हम देखते हैं तो आगे चलकर जूनागढ़ रियासत की विलय हमारे भारतीय परिसंघ में किया जाता है, वो सारी प्रोसेस भी आगे मिलेगा। लेकिन अभी है कि इस रियासत में देखें यानी कि भौगोलिक स्थिति में, तो यहाँ की रेलवे यानी कि जूनागढ़ रियासत की रेलवे जो व्यवस्था थी, फिर पोस्ट ऑफिस की व्यवस्था थे, फिर टेलीग्राम सेवाएं जो थी, ये तीनों सेवाएं क्या थी जो जूनागढ़ में थी, वे सभी भारतीय संघ द्वारा संचालित होती थी। मतलब इन तीनों सेवाओं का अगर देखें तो एक्टिविटी कहाँ यहाँ पर था, यानी कि जूनागढ़ में था, वहाँ पर ये एक्टिव थी। लेकिन इनका संचालन, इनका रिमोट कंट्रोल कहाँ था, भारतीय संघ के साथ था। भारतीय संघ इनको क्या करती थी, रेगुलेट करती थी, यानी कि रिमोट इनके भारतीय संघ के पास था। तो इस तरह से देखें तो इतनी सारी अच्छी अच्छी सेवाएं जो है, यह जूनागढ़ की अपनी स्वयं की अपना नहीं था, वह भारतीय संघ से परिचालन होता था, या आप कह सकते हैं भारतीय संघ से वो रेगुलेट होता था। तो इस तरह से देखें तो काफ़ी हमारे लिए यानी कि इंपॉर्टेंट हो जाता है जूनागढ़ देशी रियासत का विलय होना हमारे भारतीय संघ में। फिर जैसे जूनागढ़ की राजनीतिक स्थिति में देखें तो यहाँ का नवाब कौन था, महावत खां था। महावत खां यहाँ का नवाब था जो बावी राजवंश से संबंधित था। ये क्वेश्चन आ सकता है कभी भी, बावी राजवंश से संबंधित था। 1941 के जनगणना के अनुसार अगर यहाँ की जनसंख्या हम देखें तो यहाँ की जनसंख्या लगभग कितनी थी, 7 लाख थे। मतलब कि मोटा मोटी अगर देखा जाए तो यहाँ पर 6,80,000 के आसपास जनसंख्या होती है, जिसको मिला जुलाकर लगभग इसमें अप्रोक्स इसको मान लिया गया कितना, 7 लाख जनसंख्या थी। और इस 7 लाख जनसंख्या थी जो भारतीय सीमाओं से घिरी हुई थी, और इसमें से लगभग 80% जनसंख्या जो थी यह क्या थी, हिंदू की थी, जो भारत में रहना चाहती थी। अब देखिए यहाँ पर कितनी जबरदस्त मुद्दा आता है कि देशी रियासत यहाँ का नवाब क्या है, एक मुस्लिम है, और वह उसका नाम क्या है, महावत खां। 1941 के जनगणना के अनुसार देखें तो यहाँ पर लगभग 7 लाख जनसंख्या थी ऐसा, जिसमें से 80% जनसंख्या हिंदू की थी, और वे सभी हिंदू जो है कहाँ रहना चाहते थे, भारत के साथ रहना चाहते थे। वह पाकिस्तान के साथ विलय नहीं होना चाहते थे। इसलिए शायद यही कारण था कि जूनागढ़ का नवाब चाहते हुए भी वह पाकिस्तान के साथ विलय नहीं कर पा रहा था, क्योंकि जनता यहाँ पर हमेशा विद्रोह कर देती थी। इसलिए अभी तक ये बचा रहा। शायद यह भारतीय संघ में इसका विलय होने वाला था, इसलिए उधर नहीं जा पाया। उसके बाद अगर देखें यहाँ पर तो यहाँ का यानी कि नवाब महावत खान ने शाहनवाज भुट्टो, मुस्लिम लीग के नेता थे। शाहनवाज भुट्टो कौन थे, मुस्लिम लीग के नेता शाहनवाज भुट्टो को अपना दीवान बनाया था। किसने दीवान बनाया था शाहनवाज भुट्टो को, यानी कि यहाँ का नवाब महावत खान ने दीवान बनाया था। और यहाँ की जितनी भी मतलब कि एक्टिविटियाँ थी, यानी कि एक्टिविटीज जो थी, और आप कह सकते हैं यहाँ की जो भी कार्य व्यवस्था थी, यहाँ की शासन व्यवस्था थी, सब इसने क्या किया था, महावत खान ने यानी कि इनके ऊपर, शाहनवाज भुट्टो के ऊपर छोड़ दिया था, उन्हीं को समर्पित कर दिया था कि आप यहाँ की जो भी प्रशासनिक और शासनिक कार्रवाइयाँ हैं आप इसको संभालिए। ठीक है, उसको तो कुत्ते पालने से शौक था। जूनागढ़ का नवाब के बारे में यहाँ पर इतिहासकारों ने लिखा है कि उसको कुत्ते पालने का शौक था। वो बहुत अच्छे अच्छे नस्ल का कुत्ता पालता था। उनको खिलाने के लिए अपने रियासत से जो टैक्स वसूलता था, उस राजकोष से निकाल कर पैसा यानी कि धन निकाल कर उन कुत्तों का पालन पोषण करता था। कुत्तों का मतलब कि शौक भी पूरा करता था और अपना भी शौक पूरा करता था। कुत्ते की यहाँ तक कि इतना शौकीन था कुत्ते का, यहाँ पर इतिहासकारों ने कहा है कि वह कुत्ते का शादी विवाह भी कराता था। सोचिए उसको, मतलब कि यहाँ जनता से और जनता की कठिनाई से क्या यहाँ पर
शासन व्यवस्था है क्या है, इससे कुछ मतलब ही नहीं था। वह अपने आप में बिल्कुल अलग था और वो अपने आप में ही रिजर्व था, और खास करके कुत्ता में ही रिजर्व था। इस तरह से कुत्ता पालने में शौक था, और सारा यहाँ का काम का बोझ किसको दे दिया था? शाहनवाज भुट्टो को दे दिया था। अब शाहनवाज भुट्टो जैसे ही दीवान के पद पर आते हैं तो इनकी भी क्या स्वार्थ बढ़ जाती है। अब ये प्रेशर देने लगते हैं इस नवाब को कि आप पाकिस्तान के साथ क्या करिए, विलय कर जाइए। लेकिन ऐसा इसको तो मौस्तमौला आदमी, बस इसको तो बस दो गो रोटी मिले, बस इसको बस अपना पेट भरते रहे, आराम की ज़िंदगी जीते रहे और कुत्ते का शौकीन बना रहे। बस इसको तो इससे मतलब इसको राजनीति से कोई मतलब की आपाताफी या किसी तरह का मतलब नहीं था। लेकिन आगे देखते हैं तो महावत खान ने शाहनवाज भुट्टो को, यानी कि मुस्लिम लीग के जो नेता थे, को अपना दीवान बनाया था। अब सोचिए, अगर शाहनवाज भुट्टो को भी देखे तो ये भी क्या है, एक मुस्लिम लीग के नेता हैं, खास करके मुस्लिम लीग के नेता है, तो फिर इनकी जो निष्ठा होगी मुस्लिम लीग के प्रति ही होगी और फिर पाकिस्तान की तरफ ही होगी, क्योंकि मुस्लिम लीग संस्था जो है पाकिस्तान की तरफ, वहाँ पर भी इनकी निष्ठा उसी की तरफ होगी। तो फिर ये कुछ अपना करतूत भी दिखाएंगे। जैसे आगे देखें तो इस 80% हिंदू जनता पर यह 20% मुस्लिम जनता रहकर, और शाहनवाज भुट्टो ने यह दुस्साहस किया यहाँ नवाब के साथ कि आप पाकिस्तान के साथ क्या करें, विलय करें। जैसे अगला हमारा पॉइंट में यही है, राज्य कार्यभार संभालते ही शाहनवाज भुट्टो ने नवाब को पाकिस्तान में शामिल होने के लिए दबाव बनाना शुरू कर दिया। किसने दबाव बनाना शुरू किया? शाहनवाज भुट्टो ने। इसने दबाव बनाना शुरू कर दिया कि नवाब को ये बार बार यह समझाता था, प्रेशर देता था कि आप पाकिस्तान के साथ क्या करिए, विलय कर जाइए, लेकिन उसको इससे कोई मतलब नहीं रहता था। लेकिन फिर भी अंततः देखा जाए तो अब किसी को बार बार किसी चीज़ के लिए परेशान किया जाए या बार बार उसको इंडिकेट किया जाए तो उसका भी लगेगा मन में कि भाई चलिए देखते हैं क्यों कहता है, ठीक है, ऐसा करके देखते हैं। आगे नेक्स्ट देखते हैं। हालांकि जूनागढ़ के नवाब का रवैया जिन्ना के द्विराष्ट्र सिद्धांत के विरुद्ध था। वह नहीं चाहता था दो राष्ट्र हो। कौन नहीं चाहता था? महावत खां, यानी कि नवाब ऐसा नहीं चाहता था, उसके सिद्धांत के बिल्कुल विरुद्ध था। लेकिन आगे चलकर इस जुल्फिकार नहीं, यानी कि शाहनवाज भुट्टो की वजह से, उनके बार बार उसके प्रेशर देने से, उसको मतलब कि प्रेशराइज करने से वह यहाँ पर क्या हो जाता है, आगे चलकर अंततः सितंबर 1947 ईस्वी में नवाब ने जूनागढ़ रियासत को पाकिस्तान में सम्मिलित होने की घोषणा कर दिया। अब नवाब क्या करेगा? और वहीं शाहनवाज भुट्टो जो कहेगा वही कर रहा है यहाँ पर कि पाकिस्तान में जूनागढ़ रियासत को विलय करने की घोषणा कर दिया कि हम अब क्या करेंगे, इस जूनागढ़ रियासत को पाकिस्तान में विलय करने जा रहे हैं। अब जैसे ही यहाँ की जनता 80% हिंदू जनता इस बात को सुनती है, इस घोषणा को सुनती है, अब यहाँ पर पूरा क्रांति छिड़ जाता है। लोगों ने यहाँ पर विद्रोह कर दिया कि नहीं, हम पाकिस्तान के साथ नहीं जाएंगे, हम तो हिंदू हैं, ठीक है। और इस पुनर्वास में, ये पुनर्वास कहें या आप जो कहेंगे बंटवारा में, जिस तरह की हिंदू मुस्लिम में कठिनाइयाँ हुई थी, इन सबको इन लोगों ने देखा था। यानी कि एक तरह से देखा जाए तो जमीनी हकीकत पर इन लोगों ने देखा था, और ये लोग चाहते थे कि नहीं, हम लोग को पाकिस्तान ना जाना पड़े, हम हिंदू 80% हम भारत में ही रहें, और इनकी मंशा ये थी, और विद्रोह हो जाती है। आगे चलकर इन विद्रोहियों ने, विद्रोही नहीं कहेंगे, यहाँ की जनता ने, कहाँ की जनता? जूनागढ़ की रियासत की 80% जनता ने अपने नवाब का विरोध करते हुए एक स्वतंत्र अस्थायी हुकूमत की स्थापना कर ली। एक स्वतंत्र अस्थायी हुकूमत की स्थापना कर ली। आप कमेंट करके बताएंगे कि वो अस्थायी हुकूमत की जब स्थापना करती हैं तो यहाँ पर एक प्रधानमंत्री भी बनाया जाता है। उस प्रधानमंत्री का नाम क्या होता है? आप कमेंट करके बताएं। फिर उसके बाद है कि नवाब भयभीत हो गया इस विद्रोह से, जनता के विद्रोह से नवाब क्या हो गया? भयभीत हो गया। कुत्ता का शौकीन था, उसको से इससे कोई मतलब ही नहीं था। आज जैसे ही विद्रोह होता है वह भयभीत हो जाता है। इतने बड़े लेवल पर जो विद्रोह होता है, इस विद्रोह को कभी ऐसा वो देखा ही नहीं था। और इस तरह से देखे तो क्या हो जाता है, यानी कि भयभीत हो जाता है, और भयभीत होकर कहाँ चला जाता है? पाकिस्तान भाग जाता है। सोचा कि हमारी कम्युनिटी जो है पाकिस्तान में ही है, वहाँ ज़्यादा संख्या हमारी कम्युनिटी की, हमारी जान की रक्षा वहीं पर हो जाएगी, हम वहीं पर भागते हैं, और वहाँ पर चला गया। तत्पश्चात उसके बाद जूनागढ़ का दीवान शाहनवाज भुट्टो ने
नवंबर इन विद्रोहियों को देखकर, यानी कि इस विद्रोह को देख, जनता के विद्रोह को देखकर यहाँ पर उसका भी क्या होता है, मंशा यहाँ पर परिवर्तित कर जाता है। शाहनवाज भुट्टो ने नवंबर 1947 ईस्वी में भारत में विलय से संबंधित एक पत्र भारत सरकार को लिख दिया कि हम भारत सरकार में ही विलय होते हैं, ताकि यह विद्रोह जो हो रहा है जनता की तरफ से, यह विद्रोही यहाँ पर जो है, यानी कि जनता के रूप में जो विद्रोही यहाँ पर खड़े हैं वह शांत हो जाए। इसकी घोषणा वो कर देता है कि हम भारत के साथ हम विलय होना चाहते हैं। और इस तरह का एक पत्र कहां पर लिखा, भारत सरकार को लिखा। और जब भारत सरकार को ये पत्र लिखते हैं तब भारत सरकार यहां पर क्या होती है, एक्टिव होती है और इस विलय प्रक्रिया को, प्रोसेस को आगे बढ़ाती है। जैसे नेक्स्ट 9 नवंबर 1947 ईस्वी को भुट्टो की, यानी कि शाहनवाज भुट्टो की प्रार्थना स्वीकार करते हुए भारत ने जूनागढ़ प्रशासन अपने हाथ में ले लिया। जूनागढ़ का जो भी प्रशासन था, प्रशासनिक एक्टिविटी जितनी भी थी, उन सबको क्या करता है भारत सरकार अपने हाथ में ले लेता है। हालांकि 9 नवंबर 1947 को अभी विलय नहीं हुआ है, उसकी प्रशासनिक एक्टिविटी जो है, उसकी प्रशासनिक गतिविधियां जो है वह अपने हाथ में ले लेता है, यानी कि शाहनवाज भुट्टो के कहने पर। ठीक, उसके बाद है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने पाकिस्तान से जूनागढ़ में जनमत संग्रह कराने की मांग की, क्योंकि सरदार वल्लभ भाई पटेल को ये पता था कि जूनागढ़ में 80% के आसपास जनता हिंदू है। अगर हम जनमत संग्रह कराएंगे तो हमारे हिंदू जो है वह भारत में ही विलय होना चाहते थे। इसलिए सीना ठोक कर इन्होंने कहा पाकिस्तानियों से या पाकिस्तानी सरकार से कि आप यहाँ पर क्या करें, जनमत संग्रह करा लें, जनता की जो भी मंशा होगी हम स्वीकार करेंगे। और इस तरह का जब इन्होंने वचन दिया और इस तरह की जब बात कहते हैं तो फिर पाकिस्तान भी कहते हैं ठीक है तो जनमत संग्रह करा लेते हैं। और जनमत संग्रह कराया जाता है, यानी कि अंततः देखें तो 20 फरवरी 1948 ईस्वी को जूनागढ़ में जनमत संग्रह कराया गया। जनमत संग्रह कराने के बाद अब देखें तो अब जूनागढ़ के लगभग 91%, कितना प्रतिशत, 91% जनता ने भारत में होने की इच्छा प्रकट की। अब कहीं से भी यह संयोग भी नहीं लगता है कि अब यहाँ की जनता, यानी कि यहाँ की जनता कभी चाहेगी पाकिस्तान के साथ यहाँ पर विलय। जनमत संग्रह हो रहा है तो यह 50% के आसपास भी नहीं है, सीधे लगभग 100%, यानी कि 91% का मतलब क्या है, 100% ही है। और यह यहाँ पर जनमत संग्रह में देखें तो यह भारत में रहने के लिए लोगों ने इच्छा प्रकट की कि हम भारत में रहेंगे। अब जब भारत में रहेंगे तो विलय तो भारत के साथ करना ही होगा। नेक्स्ट देखिए तो जनमत संग्रह में लगभग 1,80,000 मतदाताओं में से केवल 91 मत पाकिस्तान के पक्ष में था और बाकी सब हमारे भारत के पक्ष में था। सिर्फ 91 व्यक्ति ने अपनी इच्छा प्रकट किया था। कितना में, 1,80,000 मतदाताओं में सिर्फ मात्र 91 मतदाता ने यह इच्छा प्रकट किया था कि हम पाकिस्तान में रहेंगे। लेकिन उसके बाद जितने भी बाकी बच जाते हैं सबकी मंशा क्या था, हम भारत में रहेंगे। अब सोचिए, अब 1,80,000 के आसपास यह इसकी कोई औकात है, कोई औकात नहीं है। फिर आगे क्या होता है, वही होना था जो मंजूर खुदा होना था। इस प्रकार जूनागढ़ का भारत में विलय करके सौराष्ट्र प्रांत को सौंप दिया गया। अब जूनागढ़ का विलय कहाँ हो गया, भारत प्रांत में हो गया, यानी भारतीय परिवेश में हो गया, भारत संघ में हो गया। और इसको भारत संघ में विलय करके क्या किया गया, सौराष्ट्र प्रांत, वहां पर क्या था, सौराष्ट्र प्रांत था एक, यानी कि राज्य था, और उसको सौंप दिया गया। और उसके प्रशासनिक, यानी कि वह सौराष्ट्र प्रांत जो है हमारे भारतीय संघ के साथ अधीन होकर वहां पर राज्य शासन व्यवस्था अपना करने लगा। इस तरह से जूनागढ़ रियासत की कहानी है और उसकी प्रक्रिया है जो हमारे भारतीय संघ में प्रवेश करता है। इस तरह से इसी तरह के और भी वीडियो देखने के लिए और भी बाकी देसी रियासत हैं जिनकी काफ़ी इंटरेस्टिंग, जैसे जम्मू कश्मीर है, जम्मू कश्मीर का मुद्दा अपने आप में बिल्कुल अलग है। फिर से हैदराबाद है, यहाँ पर सरदार पटेल जी ने अपनी सूझबूझ का किस तरह से नीति का प्रयोग किया था। ऐसे ही वीडियो इंटरेस्टिंग आपको देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, जितना हो सके आप इसको शेयर भी करिए और बेल आइकन बटन भी दबाइए ताकि आपको इन्फॉर्मेशन पहले ही मिलते रहे। थैंक यू।